नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी की एबीसीडी में, जहां हम आज फिर से बात करने वाले को एक नए टॉपिक पर। आपके जितने भी जार्गन्स होते हैं कमोडिटी मार्केट को लेकर, उस जार्गन को हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उसे दूर करने की। आसान भाषा में जो मुश्किल शब्द हैं डेरिवेटिव मार्केट के, उसको आसान भाषा में बताने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं केडिया कमोडिटी के अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं हम आमतौर में जो वायदा बाजार में यूज़ करते हैं, आम बोलचाल में तो उसका यूज इस्तेमाल होता नहीं है, और हम ऐसे लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं कि लोग भी नहीं समझते, और वो उन जो जागरूकता है वहीं की वहीं है, हम बढ़ा नहीं रहे जागरूकता। इसी कोशिश में हम कोशिश यही हो रही कि आप उनमें मदद करें। चलिए, आज सर कुछ ऐसे टॉपिक की हम बात करेंगे जो बहुत ही कठिन शब्द है, जो आम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो एक एक करके उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कंटेंगो और बैकवर्डेशन की बात करूंगा। सबसे पहले आप सर आप ये बताएं कि कंटेंगो होता क्या है और ट्रेडर इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करें। नमस्कार सुमन जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो काफ़ी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है कमोडिटी मार्केट में, या हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी थोड़ा सा जुड़ने से झिझकता है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज़ ली है कि कमोडिटी की एबीसीडी जब समझेंगे तभी हम अच्छा व्यापार कर पाएंगे। तो देखिए, जब भी हम बेसिस की बात करते हैं या मार्केट में कॉन्टेंगो आपने सुना होगा, तो कॉन्टेंगो में जनरली हम देखते हैं कि फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के अंदर जब डिफरेंसेस होता है और जब फ्यूचर में तेजी रहती है, तो हम देखते हैं कि स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर जब तेज चलता है तो हम उसको बोलते हैं, इस मार्केट के सिस्टम को बोलते हैं ये कॉन्टेंगो है। कॉन्टेंगो में जनरली हम देखते हैं कि जो करंट मंथ है या फ्यूचर टू फ्यूचर में बात करें तो करंट मंथ जब भी करंट मंथ के बियॉन्ड अगर फ्यूचर मंथ आगे चलता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट कॉन्टेंगो में। और जनरली ट्रेडर्स ये देखते हैं जब भी ये प्रीमियम बढ़ा हुआ रहता है या कॉन्टेंगो में रहता है, तो जनरली जो ट्रेंड रहता है वो ज्यादा करके बुलिश माना जाता है, बिकॉज आगे कहीं ना कहीं कुछ सप्लाई कंसर्न है या डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से आगे वाले फ्यूचर्स पे या स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर जब तेजी में रहता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट में कुछ तेजी जरूर बनी हुई है, इसके लिए मार्केट कॉन्टेंगो में चल रहा है या प्रीमियम पे चल रहा है। तो कॉन्टेंगो से एक मार्केट का एक एनवायरमेंट भी समझ में आ जाता है कि मार्केट तेजी में है, जो कॉन्टेंगो से ट्रेडर्स एक क्लू निकाल कर फिर ट्रेड करते हैं। ओके, तो एक ट्रेडिंग की आप स्ट्रैटेजी इस कंटेंगो से तैयार कर सकते हो। उसमें होता क्या है, जो मान लीजिए क्रूड का, ब्रेंट क्रूड का मौजूदा भाव मान लीजिए $85 $80 के आसपास है, और फ्यूचर्स का भाव 90 $95 है, यानी फ्यूचर्स का भाव ज़्यादा है मौजूदा भाव से। तो यानी आने वाले समय में हो सकता है कि तेज़ी दिख रही हो। और ये होता क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि ग्लोबल राजनीतिक संकट, शॉर्टेज, मौसम की स्थिति का पहले से ही अंदाजा फ्यूचर्स मार्केट लगा लेता है, इस वजह से कंटेंगो की स्थिति बनती है। सर, और कौन कौन सी स्थिति होती होंगी केडिया जी जिससे कंटेंगो की स्थिति बनती है, और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? कंटेंगो जब दिख रहा हो, मार्केट अगर फ्यूचर्स में ऊपर हो, स्पॉट में कम हो, तो किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए, कॉन्टेंगो जैसा भी आपने भी बताया कि एक मार्केट की स्थिति है जहाँ पे हम देखते हैं कि फ्यूचर प्राइस स्पॉट के ऊपर चल रहा है, या अगर हम फ्यूचर टू फ्यूचर भी बोलते हैं तो अगला वाला महीना जब जो कर्व होता है वो पॉजिटिवली अपसाइड रहता है। अब इसके कारण काफी हो सकते हैं, जैसे रिसेंटली आपने देखा कि या तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वेदर, सेंटीमेंट्स, डिमांड, सप्लाई इशू, जिसकी वजह से मार्केट जनरली कॉन्टेंगो में चल जाते हैं। अब कॉन्टेंगो में भी हम देखते हैं नॉर्मल कॉन्टेंगो और एक्सट्रीम कॉन्टेंगो। जब भी मार्केट नॉर्मल कॉन्टेंगो से एक्सट्रीम कॉन्टेंगो में जा रहा है तो हमें ये पता है कि आगे कहीं ना कहीं कुछ सप्लाई डेफिसिट है या डिमांड। जैसे कि अगर हमने कच्चे तेल की बात कर रहे हैं तो कच्चे तेल में हम जानते हैं कि सितंबर में हरिकेन सीजन होता है, वहां पे सप्लाई डिस्टर्बेंस होता है। तो अगले वाले जो मंथ है या फिजिकल स्पॉट मार्केट के मुकाबले फ्यूचर मार्केट देखिए तो वो प्रीमियम पे ट्रेड होने लग जाते हैं, क्योंकि आगे जाके सप्लाई डिस्टर्बेंस होनी है। ऐसे टाइम पे ट्रेडर्स ज्यादा करके अपना बुलिश व्यू लेके चलते हैं, या फिजिकल में अगर मार्केट में माल है तो उसके साथ साथ फ्यूचर में हम देखते हैं तो उसमें बेनिफिट ज्यादा दिखता है, बिकॉज तेजी जल्दी आती है, फ्यूचर ज्यादा करके इन सब न्यूज पे ज्यादा अच्छा रिएक्ट करता है या फ्यूचर में ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो ज्यादा करके ट्रेडर कॉन्टेंगो या हाइपर कॉन्टेंगो में जब जाता है तो तेजी की पोजिशन एक्सचेंज पे बनाकर ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे डेफिनेटली एक एक्सचेंज के मैकेनिज्म पे एंटर करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेड्स बन जाते हैं। तो कॉन्टेंगो में ज्यादा करके तेजी वाले जो ट्रेड्स है वो लिए जाते हैं। ओके, कंटेंगो में तेजी वाले सौदे लिए जाते हैं। उन्हें लगता है कि आगे सप्लाई की दिक्कतें हो सकती है, और ऐसा हो कि स्टॉक कम हो, उससे भाव आगे की तेजी की दिख रहे हैं। लेकिन अब एक और इसके विपरीत एक और स्ट्रैटेजी है, वो बैकवर्डेशन। वो क्या है सर, और उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए?
बिल्कुल, जो अभी हमने स्थिति डिस्कस की थी कॉन्टेंगो, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्यूचर मंथ है आगे के, वो पॉजिटिवली ज़्यादा प्रीमियम पे चलता है, या फिजिकल मार्केट के मुकाबले अगर हम देखें तो फ्यूचर ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादा करके हमने इसी के विपरीत अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस में होता है कि फिजिकल मार्केट के मुकाबले फ्यूचर मार्केट डिस्काउंट में चलने लग जाता है, या अगर हम फ्यूचर टू फ्यूचर की बात करें तो फर्स्ट मंथ के मुकाबले अगला महीना डिस्काउंट में चले जाता है। ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब सप्लाई मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जीरे की अगर जीरे की बात करें तो हमें पता है कि सोइंग तो अभी होगी, तो आगे जाकर माल हमें मार्च में मिलेगा, तो शॉर्टेजेस कंटिन्यू अगर होगी तो आप देखेंगे कि ये कॉन्टेंगो में जाएगा। लेकिन अब अगर हम सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन में हमें पता है कि आगे जाकर, या कॉटन की बात करें तो आगे जाकर नए माल आने वाले हैं, सप्लाई बढ़ने वाली है, तो कॉटन के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बैकवर्डनेस में जाना चालू हो जाएंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि सप्लाई कंसर्न है। लेकिन हम अक्टूबर में जैसे ही पहुंचेंगे तो नई सप्लाई मार्केट में आने लग जाएगी, या फॉर एग्जांपल डिमांड बिल्कुल भी नहीं आएगी, ऑफ सीजन हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे अगले वाले फ्यूचर या हाजिर के मुकाबले फ्यूचर जब डिस्काउंट में चले जाते हैं, इस कंडीशन को हम बैकवर्डनेस बोलते हैं। बैकवर्डेशन में होता क्या है कि मान लीजिए क्रूड से ही हम एक और इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि $80 है मौजूदा भाव, और बाद की जो डिलीवरी, बाद के कॉन्ट्रैक्ट का जो भाव है वो $60-65 के आसपास है, तो समझिए बैकवर्डेशन की स्थिति यहाँ पर बन रही है। चलिए अब सर, अब एक और टर्म है कमोडिटी स्प्रेड। बाद में हम अलग अलग स्प्रेड की भी बात करेंगे, लेकिन कमोडिटी स्प्रेड होता क्या है केडिया जी? ट्रेड की अगर हम बात करें तो जनरली देयर आर टू थ्री मैकेनिज्म जहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्यूचर टू फ्यूचर की बात करें, या बेसिस जिसको हम बोलते हैं, या स्पॉट और फ्यूचर की बात करें, तो जनरली हम देखते हैं कोई भी कमोडिटी के भाव एक साथ होते हैं। जैसे सबसे पहले हम फ्यूचर टू फ्यूचर की अगर बात करें तो 2 मंथ के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से एक स्टैंडर्ड स्प्रेड कंटिन्यू मेंटेन, जहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इंक्लूड रहता है, जिसकी वजह से एक स्टैंडर्ड स्प्रेड रहता है। बहुत बार होता है कि जैसे अपने कॉन्टेंगो में बैकवर्डनेस के केसेस में देखा है, तो जब भी मार्केट के अंदर दो मंथ के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके अंदर हम बोलते हैं कि स्प्रेड मेंटेन है। बट इसी चीज को आई थिंक हम अगर स्पॉट के मुकाबले देखें तो स्पॉट और फ्यूचर के अंदर जब भी डिफरेंस होता है तो उसको बेसिस ट्रेडिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि हाजिर भाव और फ्यूचर भाव के बीच में जो स्टैंडर्ड एक स्प्रेड जो चलता है, अगर उसमें मूव आता है तो वहां पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ओके, तो बेसिस और स्प्रेड में कोई फर्क नहीं है सर? बेसिस और स्प्रेड दोनों एक ही है, कह सकते हैं? देखिए, टर्म थोड़े से डिफरेंट है। जब हम बेसिस की बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट हम देखते हैं। बहुत बार होता है कि जब हम अराइवल प्रेशर में रहते हैं या कोई भी फिजिकल मार्केट में एक्टिविटीज होती है, तब हम देखते हैं कि फ्यूचर भाव ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। तो जब फिजिकल मार्केट के थ्रू हम लोग वर्क करते हैं तब हम बेसिस देखते हैं कि जो फार्मर है उसको फ्यूचर में क्या भाव दिखाई दे रहा है, और इसके बीच में जब डिफरेंस क्रिएट होते हैं तब ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। जबकि फ्यूचर स्प्रेड की बात करें तो एक तरह का ये आर्बिट्रेज टेक्निक की तरह काम करता है। बहुत बार जो डिफरेंस है उसको ऑफसेट करने के लिए जो कमोडिटी ट्रेडर है या इन्वेस्टर है वो मेक श्योर करते हैं कि स्टैंडर्ड स्प्रेड मेंटेन रहे, और जब भी ये स्प्रेड ज्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है वहां पे ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है। तो फ्यूचर स्प्रेड इज एक्चुअली हम बोल सकते हैं आर्बिट्रेज टेक्निक है, जबकि बेसिस है वो फिजिकल एंड फ्यूचर के बीच में अगर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बनती है तब वो ट्रेड लिया जाता है। बट कॉन्सेप्ट दोनों के लगभग सेम है। कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन बेसिस ये होता है कि हाजिर और वायदा के भाव का फर्क का जो फायदा लोग उठाते हैं, और हाजिर में दाम वायदा से कम है तो खरीद कर एक्सचेंज पर डिलीवरी आप दे दें, और वायदा के भाव हाजिर से कम है तो ये एक्सचेंज पर डिलीवरी ले ले, तो इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन केडिया जी, बेसिस में रिस्क क्या होता होगा? देखिए, जनरली हम बेसिस ट्रेडिंग की जब बात करते हैं तो ये एक्चुअली काफी बोल सकते हैं बेनिफिट ऑफ चेंज ऑफ प्राइजेस है, बिकॉज जनरली ये ज्यादा करके स्पॉट प्राइजेस एंड फ्यूचर प्राइजेस के बीच के डिफरेंसेस का है। तो यहाँ पे बेसिकली रिस्क नहीं होता है। हम लोग ये देखते हैं कि फिजिकल में अगर मेरे पास माल पड़ा है और फ्यूचर में भाव ज्यादा प्रीमियम पे बिक रहा है, तो हम यहाँ पे लेकर स्पॉट में लेके फ्यूचर में बेच रहे हैं, तो आप प्राइस लॉक करते हुए चल रहे हैं। तो ज्यादा करके डिफरेंसेस जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी का वर्क रहता है, और जब आप फिजिकल वर्क लेके तो आई थिंक
कुछ कैलकुलेटेड रिस्क बोल सकते हैं, अदरवाइज ये जीरो रिस्क स्ट्रेटेजी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक फिजिकल में जहाँ पे भी भाव कम है, चाहे फ्यूचर में अगर कम है तो हम फ्यूचर में लेकर फिजिकल में हमारा माल बिकता है, तो ये डिफरेंस जो है ये हमारे हैंड में लेकर चल रहे हैं, तो ज्यादा करके ओपन रिस्क नहीं रहती है इसमें। ओके, चलिए स्प्रेड पे वापस से हम लौटते हैं, एक एक करके हर स्प्रेड पे हम आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रा मार्केट स्प्रेड क्या होता है, इसमें किस तरह से सौदे बनाने चाहिए ट्रेडर्स को, इंट्रा मार्केट स्प्रेड पे सबसे पहले बताइए सर। देखिए, इंट्रा कमोडिटी जिसको बोलते हैं, हम कैलेंडर स्प्रेड भी बोलते हैं जनरली, जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि दो टाइप के स्प्रेड्स मार्केट में बने हुए रहते हैं। बहुत बार कैलेंडर स्प्रेड हम देखते हैं कि 2 मंथ के बीच में जो डिफरेंस होते हैं, इसमें कभी भी अगर कुछ कम या ज्यादा होता है तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहाँ पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अगला कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं। तो ज्यादा करके हमें लगता है कि सपोज करो कि जो 2 क्रूड के बीच का जो स्प्रेड है वो 80 रुपीज का, लेट से हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि 80 रुपीज तक का डिफरेंस है, और हम देख रहे हैं कि स्प्रेड करंटली 150 रुपए पे है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ को लेकर नेक्स्ट मंथ को बेचेंगे, सो डेट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो 150 रुपए का स्प्रेड है ये कम होकर 80 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से हम ये स्प्रेड लेंगे। तो फर्स्ट मंथ में लेकर नेक्स्ट मंथ जब बेचते हैं तो ऐसे ट्रेड्स को हम इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। यानी इंट्रा मार्केट स्प्रेड इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप जीरा अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में, सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉन्ग कर रहे हैं और जीरा के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको इंट्रा मार्केट स्प्रेड के अंदर आती है। अब इंटर मार्केट स्प्रेड क्या होता है केडिया जी? तो इसको हम बोलते हैं इंटर कमोडिटी फ्यूचर स्प्रेड, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिफरेंस होता है दो रिलेटेड कमोडिटीज के अंदर, हम लोग ज्यादा करके देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं जैसे मक्का और गेहूं, तो या फिर हम गोल्ड और सिल्वर की भी हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक तरह से बेसिक, बहुत बार होता है कि हम जानते हैं कि सोना और चांदी एक साथ ट्रेड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इकोनॉमिकल कुछ कंसर्न्स होते हैं तो गोल्ड ज्यादा उसको रिएक्ट करता है, जबकि चांदी इकोनॉमिकल अगर अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है तो चांदी का रिएक्शन है। तो बहुत बार ट्रेडर्स इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और जब ऐसी फैसिलिटी मिलती है, तो अभी सपोज कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन रिलीज हो रहा है तो इंटर कमोडिटी फ्यूचर स्प्रेड के अंदर बंदा गोल्ड को बाय करेगा और सिल्वर को प्रोपोर्शनेटली बेचेगा, वैल्यू न्यूट्रल करते हुए। एंड जब भी वाइस वर्सा, जब भी रिवर्स होता है तब एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, बट ये एक तरह का डायरेक्शनल ट्रेड के तौर पे भी देखा जाता है। जैसे अपने क्रूड और नेचुरल गैस की बात करें तो दोनों ही एनर्जी प्रोडक्ट है, और हम जानते हैं कि एक दूसरे से कोरिलेटेड थोड़े बहुत रहते हैं। ज्यादा करके हम देखते हैं कि कुछ पोजीशन जो बनती है उसमें क्रूड बाय करके नेचुरल गैस बेच रहे हैं, तो दो कमोडिटी के बीच में जब ट्रेड होता है और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये स्प्रेड को या रेशियो को इम्पैक्ट करते हैं, तो इनको कहा जाता है कि इंटर कमोडिटी फ्यूचर स्प्रेड में आप ट्रेड। यानी इंटर कमोडिटी, इंटर मार्केट स्प्रेड इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि ग्वार सीड और ग्वार गम, क्रूड एनजी, सोना और चांदी, यानी आपस में जो इनका कॉरिलेशन हो, संबंध हो, उस तरह के कमोडिटी में आप पोजीशन बनाना, मिलती जुलती में खरीद बिक्री। तो एक में सर खरीदते हैं और दूसरे में बिक्री करते हैं सर केडिया जी? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी हमने दो टाइप के स्प्रेड देखे थे, एक है इंट्रा और एक है इंटर। जब इंट्रा कमोडिटी की कैलेंडर स्प्रेड करते हैं तो उसमें हम लोग करंट मंथ लेके अगला महीना बेचते हैं, या वाइस वर्सा, जो भी आपके अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो उसमें एक लेके दूसरा बेचे, तो आपका ओपन रिस्क नहीं रहता इसमें। जबकि हम इंटर कमोडिटी में देखते हैं तो वहां पे थोड़ा सा डायरेक्शनल रिस्क जरूर रहता है, बट हम दो कमोडिटी जैसे गवार सीड गवार गम है, ये भी ऑलमोस्ट एक तरह का हम बोल सकते हैं इंटर कमोडिटी है। ऑलमोस्ट एक मार्जिन बेनिफिट भी रहते हैं, उसके ऊपर हम आगे आएंगे, बट एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को बेचना या एक कमोडिटी को लेकर दूसरे कमोडिटी को बेचना, ये जनरली आपका ट्रेड सेटअप में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो चलिए अब अगले स्प्रेड की तरफ चलते हैं, वो है इंटर एक्सचेंज। इंटर एक्सचेंज यानी एक एक्सचेंज पर खरीदना, दूसरे एक्सचेंज पर बेचना। क्या यहाँ पर पॉसिबल है सर इंडिया में? हालांकि कॉमन बहुत कम उस तरह के ट्रेड होते हैं, उस तरह के जो दोनों एक्सचेंज पे प्लेटफॉर्म होता होगा, ये है क्या, वो भी समझा दीजिए, और कैसे इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है? देखिए, आज तक हम इक्विटी मार्केट में सुनते आए हैं कि दो एक्सचेंजेस, एनएससी और बीएससी, एंड काफी कॉमन स्क्रिप्ट भी ट्रेड होती है। तो जब भी दो एक्सचेंज के बीच में एक कॉमन कमोडिटी या कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड होती है तो डेफिनेटली प्राइस में वेरिएशन दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई
मैकेनिज्म। तो आज इंडिया में हम देख रहे हैं कि करीबन 4 एक्सचेंजेस इस वक्त है, और जैसा अभी आपने बताया करंटली इंडियन कमोडिटी मार्केट अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो देयर आर वेरियस एक्सचेंज जहाँ पे कॉमन कमोडिटी है। टेक एग्जांपल ऑफ गोल्ड, तो हम देखते हैं बीएसई पे भी गोल्ड है, एनएसई पे भी गोल्ड है, एमसीएक्स पे भी गोल्ड है। तो जनरली जब भी दो एक्सचेंज के ऊपर एक ही कमोडिटी ट्रेड होती है, और जब उन दोनों एक्सचेंज के बीच में जो गोल्ड है उसके प्राइस में अगर डिफरेंसेस आता है, तो ट्रेडर्स इस डिफरेंसेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है। उदाहरण के तौर पे एक्सचेंज ए और एक्सचेंज बी है, जहाँ पे गोल्ड का भाव 58,200 चल रहा है और दूसरे एक्सचेंज में 58,300 चल रहा है उदाहरण के तौर पे। तो हम करेंगे एक्सचेंज ए में जहाँ पे गोल्ड का भाव कम है वहाँ पे बाय करेंगे, और अगले एक्सचेंज में जहाँ पे भाव 100-150 रुपया ज्यादा चल रहा है, बिकॉज गोल्ड एक ही है, एक्सपायरी एक है, तो दोनों का भाव भी एक होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है 150 रुपए का, ये ट्रेडर अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, एक एक्सचेंज में बाय करके दूसरे एक्सचेंज में वही कमोडिटी को बेचते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज। ओके, यानी एक एक्सचेंज पे खरीद कर दूसरे एक्सचेंज में जो प्राइस का जो फ़र्क है उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप वहाँ पर बेच सकते हैं। अब सर अगला स्प्रेड आता है लोकेशन स्प्रेड, यानी जगह का की वजह से, डिलीवरी की जो जगह होती है उसकी वजह से भी बहुत बार स्प्रेड यानी कीमतों में फ़र्क दिखता है। मुंबई के लिए हो सकता है कि गोल्ड की डिलीवरी में कुछ और भाव होता होगा, दिल्ली के लिए कुछ और होता होगा। तो क्या क्या लोकेशन स्प्रेड में भी ट्रेडिंग संभव है क्या केडिया जी? हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी कमोडिटी का ग्लोबली या डोमेस्टिक मार्केट में भाव तो एक ही होना चाहिए, बट बहुत बार होता है कि एक पर्टिकुलर कुछ लोकेशन पे सप्लाई काफी ज्यादा है, पर्टिकुलर कुछ लोकेशन पे डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे टाइम पे भी हम देखते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी एग्री कमोडिटी में या नॉन एग्री कमोडिटी में डेफिनेटली बनती है। तो ऐसे टाइम पे जो ट्रेडर्स होते हैं ये अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रैब करने के लिए तैयारी रखते हैं। तो बहुत बार होता है कि लेट्स से अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करें, तो दो मार्केट है, चाहे हम राजस्थान और गुजरात की बात करें, तो यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफाइड हम प्रीमियम और डिस्काउंट देखते हैं। तो अगर सपोज किसी के पास माल अवेलेबल है और वो देख रहा है कि पर्टिकुलर उसी मंडी में अगर उसको प्रीमियम मिल रहा है, तो वहां पे बेचकर दूसरे लोकेशन पे वो बाय कर सकता है। तो कमोडिटी सेम ही होती है, बट डिफरेंस ऑफ जो लोकेशन की वजह से प्रीमियम और डिस्काउंट का जो अरेंजमेंट होता है उसको कैप्चर करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी ट्रेडर्स देख के ले सकते हैं। जैसे अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट देखा, एक्सचेंज टू एक्सचेंज देखा, सिमिलर तौर पे हम एक लोकेशन पे जहाँ पे माल की शॉर्टेज या भाव बढ़ा हुआ वहाँ पे हम डिलीवरी देकर दूसरे लोकेशन पे ले लेते हैं। तो इसका जो प्राइस का डिफरेंस है वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ओके, तो लोकेशन स्प्रेड भी आपने समझा कि एक ही कमोडिटी की डिलीवरी के लिए अलग अलग जगह पे खरीद बिक्री के लिए इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल होता है। सर एक और है क्वालिटी स्प्रेड, क्वालिटी को लेकर एक ही कमोडिटी की क्वालिटी या ग्रेड के हिसाब से उसकी खरीद बिक्री होती है, ये क्या है इसे भी बता दीजिए। बिल्कुल विशाल जी, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज आप ढूंढ के लेके आए हैं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं जब एक्सचेंज की बात होती है तो हम खाली ये जानते हैं कि एक्सचेंज में बाय और सेल किया जाता है, बट ये सारी अपॉर्चुनिटी चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज टू एक्सचेंज या फिर लोकेशन टू, वैसी क्वालिटी टू क्वालिटी होती है। बहुत बार होता है कि एक्सचेंज में देखिए कमोडिटी गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, तो डेफिनेटली एक सिंगल क्वालिटी एप्पल टू एप्पल कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई डिफरेंसेस होता है। तो बहुत बार होता है कि हम देख रहे हैं कि हमारा जैसे फिजिकल मार्केट में हम देखते हैं, ये धनिया का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं ईगल, स्कूटर, डबल पैरेट, ये सब हम बोल सकते हैं एक तरह की क्वालिटी पैरामीटर फिजिकल मार्केट में चलती है। तो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का माल है और मार्केट में सपोज इंफीरियर इंफीरियर तो नहीं बोलते, बट क्वालिटी डिफरेंस होते हैं, तो इसके बीच में भी प्राइस पैरिटी डिफरेंसेस होती है। तो ऐसे टाइम पे भी हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि सपोज कोई वेयर हाउस में या किसी की रिक्वायरमेंट है कि अच्छी क्वालिटी का माल अगर आपके पास है तो आप डिलीवर कर सकते हैं। और बहुत बार होता है कि ये जो प्राइस डिफरेंस होता है वो क्वालिटी की वजह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। जैसे गोल्ड के केस में हम देखते हैं कि 18 कैरेट 20 कैरेट का गोल्ड भी होता है और 24 कैरेट भी, तो इसके बीच में भी हम देखते हैं कि क्वालिटी डिफरेंस अपॉर्चुनिटी भी बनती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज ट्रेडर्स इस अपॉर्चुनिटी को भी देखकर भी एग्जीक्यूट करते हैं। यानी क्वालिटी ग्रेड के हिसाब से भी कर सकते हैं। आसान तरीके से अगर आप समझे तो मान लीजिए अरबिका कॉफ़ी में लॉन्ग हुआ और रोबस्टा कॉफ़ी में आपने शॉर्ट किया क्वालिटी की वजह से, तो एक एग्जांपल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। अब अगला स्प्रेड है और आखिरी स्प्रेड केडिया जी, वो है प्रोसेसिंग स्प्रेड। एक कमोडिटी और उसके प्रोडक्ट में ट्रेडिंग, मान लीजिए प्रोसेसिंग की वजह से जो स्प्रेड क्रिएट होता है, जैसे क्रूड में लॉन्ग और जो उसका प्रोसेसिंग वाला मटेरियल है, पेट्रोल जो बन के आता है वहाँ पर शॉर्ट कर दिया, क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटी इंडिया के कमोडिटी मार्केट में है क्या?
देखिए इंटरनेशनल में हम इसको ज्यादा करके बटरफ्लाई स्प्रेड्स करते हैं, जहाँ पे जैसे आपने कच्चे तेल का एग्जांपल दिया, तो खाली कच्चा तेल नहीं होता है, कच्चे तेल के काफी वेरिएंट्स होते हैं। हम चाहे कैरोसिन की बात करें, गैसोलीन की बात करें, एटीएफ्स की बात करें, तो एक्चुअली प्रोडक्ट एक होता है, बट उसके जो फाइनल यूटिलाइजेशन या फाइनल आउटपुट होते हैं वो काफी होते हैं। तो बहुत बार होता है कि हम देख रहे हैं कि गैसोलीन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से गैसोल प्रोसेस की वजह से एक स्टैंडर्ड स्प्रेड कंटिन्यू मेंटेन होना चाहिए। लेकिन बहुत बार होता है कि एक्सेस डिमांड फाइनल प्रोडक्ट की वजह से उसमें प्रीमियम जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे भी हम पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ पे क्रूड को बाय करके गैसोलीन शॉर्ट कर सकते हैं। ये ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है, इंडियन मार्केट में काफी लिमिटेड है। जैसे हमने गवार शीट गवार गम की बात करें, अभी रेशियो करीबन 2.1 के आसपास है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कमोडिटीज के अंदर डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कॉटन सीड ऑयल के कॉटन की बात करें, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। या हम गोल्ड मिनी और गोल्ड की बात करें, तो जनरली हम देखते हैं कि जो मेकिंग चार्जेस है उसके डिफरेंस के अलावा भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी बन जाती है डिमांड सप्लाई के चलते, तो यहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली प्रोसेस स्प्रेड भी मार्केट में अवेलेबल है, और इंडियन मार्केट में लिमिटेड कमोडिटीज है, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। यानी प्रोसेसिंग की वजह से जो फ़र्क हो जाता है भाव में, वो भी स्प्रेड यहाँ पर भी आप मौके ढूंढ सकते हैं। हालांकि बारीक बातें हैं, कोशिश कर रहे हैं, जब आप ब्रॉडर जब अंदर में जाएं तब आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। अब आखिरी सवाल होगा केडिया जी आपसे मेरा, क्या जब हम स्प्रेड ट्रेड करते हैं, स्प्रेड का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो मार्जिन कॉस्ट क्या कम हो जाती है? मार्जिन हमें कम देना पड़ता है? इंडियन मार्केट के हिसाब से बताइएगा। बिल्कुल, एज पर सेबी या रेगुलेटर की अगर हम बात करें, तो रेगुलेटर ने इस चीज को भली भांति समझा है कि जब भी आप स्प्रेड ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट मिला हुआ है। जहाँ पे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में लगभग हम बोलते हैं 50% तक का बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज जब आप एक कमोडिटी को बाय कर रहे हो, दूसरी कमोडिटी को बेच रहे हो, तो वर्चुअली अगर देखा जाए, थियोरेटिकली देखा जाए, तो आप रिस्क फ्री हो। तो यहाँ पे एक्सचेंज पे मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। इनफैक्ट अगर हम इंटर कमोडिटी की भी बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑलरेडी काम हुआ है कि कोई भी ऐसी कमोडिटी के पैर है जहाँ पे 92% से ज्यादा का कोरिलेशन पूरे साल भर में रहा है, तो वहाँ पे भी बेनिफिट्स है। बट हम जानते हैं कि इंडिविजुअल कमोडिटी में वॉलिटिलिटी ज्यादा रहती है, बट डेफिनेटली करेंडर स्प्रेड में आपको मार्जिन का 50% तक का बेनिफिट ओवरऑल मिल जाता है, क्योंकि आप हेज करके काम कर रहे हो, एक जगह बाय कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में बेच रहे हो, तो मार्जिन बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है इसमें। ओके, यानी स्प्रेड ट्रेडिंग में आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो आज की क्लास में आपने कंटैंगो, बैकवर्डेशन, स्प्रेड के अलग अलग तरीके, बेसिक्स ट्रेडिंग, तमाम तरीके की बारीक बातें आपने केडिया जी से सीखी। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को और जागरूक करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम्युनिटी की एबीसीडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now Suresh के साथ।